चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन करने का फैसला किया है। यह फैसला लिया गया है भारतीयों के डेटा की सुरक्षा के मद्देनजर और इसका असर भी हुआ है। चीन सरकार की तरफ से जो आकलन आए हैं उसके अनुसार करोड़ों डॉलर के नुकसान का भी आकलन किया गया है। लेकिन भारत के लिए इसका क्या महत्व है, भारत के लिए साइबर सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है, इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। वो है डॉक्टर गुलशन राय, जो भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, सर्ट इंडिया के हेड रहे हैं। सर नमस्कार, आपका और स्वागत है एबीपी न्यूज पे। नमस्कार नमस्कार प्रणय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। सर मेरा पहला सवाल इसी चीज से है जिस पर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। आखिर भारत ने ये 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन करने का फैसला क्यों किया, किन स्थितियों में किया, और भारत के लिए क्या वो सुरक्षा की चिंताएं थी जिनके लिए मद्देनजर ये जरूरी हो गया था कि इन एप्लीकेशंस को बैन किया जाए, क्योंकि भारतीयों का सेंसिटिव डेटा जा रहा था। प्रणय जी, आपने सही सवाल पूछा कि भारत सरकार ने इन 59 ऐप्स को बंद करने का फैसला क्यों लिया और क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा था। जो जैसा कि मुझे मालूम है कि ये ऐप्स जो हैं, इसमें से काफ़ी ऐप तो ऐसी ही वो उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, और सारी की सारी ऐप्स जो थी वो जो डेटा ले रही थी वो और ऐप्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा था। कुछ ऐप्स तो ऐसी थी कि फ्रंट में कुछ और था और अंदर कुछ और था। तो ये जो फैसला सरकार ने लिया, ये काफ़ी सोच समझ के और सही फैसला लिया है, क्योंकि इन ऐप्स को भी मालूम था और काफ़ी देर से इनको भी किसी न किसी तरीके से बताया भी जा रहा था कि ये ऐप्स अपना डेटा स्टैंडर्ड ठीक करें। आपको याद होगा कि ये इनके बारे में मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक फैसला लिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको अलाउ किया बाद में। लेकिन जो डेटा एस्पेक्ट है, कुछ चीज़ें एस्पेक्ट कंटेंट के बारे में, इनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। पर्टिकुलरली जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिस्टोर किया और हाई कोर्ट ने बैन किया और जो भी चर्चा हो रही थी, इन ऐप्स को थोड़ा सा काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए था। और एक इतना ज़्यादा बिजनेस इनका इंडिया में था, 200 मिलियन टिकटॉक के यूजर थे या बाकी जिनके भी थे। मुझे लगता है कि इनको भी जिम्मेवारी से काम लेना चाहिए था कि जब ये चर्चा हो रही थी। सर इस तरीके की भी जानकारी आई थी कि बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे थे जो कि मान लीजिए वेदर की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो जो बहुत सारी परमिशंस लेते थे वो ऐसी चीजों के बारे में परमिशन थी जिनकी उस वेदर इंफॉर्मेशन के लिए कोई जरूरत नहीं। क्या ये सच है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सच कहा कि सारी ऐप जो थी वो परमिशन कुछ लेती थी और डेटा कुछ और लेती थी। ये सरकार का कहना है, मेरा नहीं कहना। ये कहना है, मेरा कहना नहीं है। मेरा चार्ज नहीं है। आपने कारण पूछा, मैंने बताया। मैंने भी देखा कुछ ऐप्स ऐसी थी जो वेदर का डेटा बताती थी, वेदर डेटा आपको देती थी, पर आप ऐप लोड करते तो कुछ और ले जाती थी और हार्ड कोडेड थी। आप हटाना चाहें तो आप उसको हटा नहीं सकते। सर ये आपने बहुत किसी भी ऐप को अगर मैं हटाना चाहूं, ये तो यूजर की मर्जी है कि वो उस ऐप को रखे, डिलीट करे, पर वो हटा भी नहीं सकता। काफी ऐप्स ऐसी थी। सर आपने एक और इम्पोर्टेंट बात कही। आपने कहा कि ये जो ऐसी हार्ड एप्स थी जिन्हें आप चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते थे। कई लोगों का ये कहना है कि उनकी ये समस्या है कि चूंकि वो चाइनीज फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, उन्हें आप चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश में इतने बड़ी संख्या में जो मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन हुआ है, जो चाइना मेड एप्लीकेशंस हैं, चाइना मेड मोबाइल फोन्स हैं, ये अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। तो ये भारतीय यूजर के लिए ऐसी स्थितियों में कितना बड़ा चैलेंज है या खतरा हो सकते हैं, या हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी कंसर्न है? देखिए, गूगल, आपने मीडिया में देखा होगा, गूगल ने पिछले दिनों बहुत सी ऐप डिसेबल कर दी थी गूगल प्ले स्टोर से, और वो मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो ये जो ऐप है
और ये दिस इज अ रिस्क टू द सिक्योरिटी, क्योंकि मेरे मोबाइल में अगर उसके थ्रू वायरस आ रहा है तो मैं तो मोबाइल से आजकल पब्लिक उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करती है, ऑफिस का काम भी करती है, वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट है, वर्क फ्रॉम होम में कोई मोबाइल से कर रहा है, वेबिनार कर रहा है, कोई कोई किसी और से कर रहा है। तो इस एनवायरनमेंट में एक थोड़ा सा बहुत खतरनाक हो गया था कि आपके फोन में मोबाइल मैलवेयर ना आए। बहुत से केसेस होते ही हैं, रोज ही होते हैं कि मैलवेयर इंस्टॉल होती हैं बाय परपरेटर्स, और हमारे देश की सीमाओं पे जो देश हैं वो ये सबेटॉज करते ही रहते हैं, स्पाइंग करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं, डायरेक्टली लेते रहते हैं। और वो बहुत से केस ऐसे ही हुए हैं, मैं इसको नहीं बता सकता, जो कि इस सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपके फोन को खतरा करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, फिर अटैक करते हैं। तो ये मैलवेयर सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट डाउन होती हैं, ऐप के थ्रू डाउन होती हैं, डाउन होती हैं। तो कोई भी ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, एक एक मेरी इकोनॉमी के लिए काफी खतरा हो सकता है। सर ऐसे समय में, जबकि अब पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में, कोविड वर्ल्ड में हम लोग सब वर्क फ्रॉम होम ज्यादा एप्लीकेबल हो रहा है, हम डिजिटल इंडिया की बात ज्यादा करने लगे हैं, वो ज्यादा रेलेवेंट हमें लग रहा है इस समय में। ऐसे में हमारे जो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो और कैसे बढ़ गए हैं? हमारे साइबर सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बढ़ गए हैं। जब से वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट लगा है तब से हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। देखिए कि जब हम लोग ऑफिस में काम करते थे तो एक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन काफी स्टेप लेता था उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेन करने के लिए काफी काफी वो एक्सपेंसेस करते थे, काफी डिवाइसेस लगाते थे और पूरा इंटरेस्ट लेते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा था। जब घर से होम करते हैं तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी वीक होता है। अभी लोगों को पूरा अवेयरनेस नहीं था, अब आस्ता आस्ता अवेयरनेस आने लगा है और मेरे ख्याल में जल्दी ही ये सब पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। तो वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में क्योंकि सारा काम घर से हो रहा है, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी घर से होती हैं, कुछ जनरल भी चीजें होती हैं, सारा दिन ट्रांजैक्शन हम घर से ही करते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करते हैं और भी ट्रांजैक्शन घर से करते हैं। तो अगर मेरे फोन को मेरे में स्पाईवेयर डाला गया है या मेरे फोन में कोई और कोई चीज ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिससे मेरा फोन वीक हो रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं अब परिणय जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो आप चैनल पे देने वाले हैं तो ये पब्लिक होगा, लेकिन अगर मैं किसी से एक कॉन्फिडेंस में बात कर रहा हूँ, अपने ऑफिशियल मैटर्स में बात कर रहा हूँ या पर्सनल मैटर भी कॉन्फिडेंशियल बात करता हूँ, अगर वो लीक आउट हो जाए तो वो खतरा है ना, उसका खतरा है, पूरा खतरनाक हो सकता है। मेरी रेपुटेशन पे फर्क आ सकता है, मेरे ब्रांड पे फर्क आ सकता है। तो ये सिक्योरिटी जो मोबाइल सिस्टम की है वो बहुत जरूरी है, और मोबाइल सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए एप्स की सिक्योरिटी और ऐप की इंटीग्रिटी जरूर चाहिए। सर क्या ये पहली बार भारत ने इस तरीके का कदम उठाया है, मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया है? क्या आपको लगता है कि ये एक बाकी लोगों के लिए भी एक तरीके से एक अलार्म बेल है, एक नसीहत है कि वो दे शुड बेटर कंप्लाई बाय द लॉ ऑफ लैंड? देखिए जी, ये नसीहत सभी के लिए है, सरकार के लिए भी है और बाकी एप्स के लिए भी है। सरकार को भी चाहिए एक स्टैंडर्ड बनाए कि कौन सी ऐप क्या डेटा ले जा सकती है। ये प्रोविजन हमारे डेटा प्राइवेट प्रोटेक्शन एक्ट में है, जो बिल में जो है, जो अभी बिल पार्लियामेंट के सामने पड़ा है, प्रोविजन है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को नोटिफाई करने के लिए, लेकिन अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। तो सरकार के लिए भी एक ये है कि वो एक डेटा स्टैंडर्ड अनाउंस करे। डेटा स्टैंडर्ड जो पार्ट है वो डेटा गवर्नेंस का पार्ट है, और उन एप्स को भी ये जिम्मेवारी है कि वो जो डेटा जरूरत है उतना डेटा लें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कहा, टीआरए का एग्जांपल कहा आपको, जो चैनल मुझे चाहिए वही चैनल के लिए पैसे देता हूं मैं। उनको भी ये चाहिए कि जिस चीज की उनको जरूरत है वो सर्विस देने के लिए वही डेटा लें। आज जो इकोनॉमी चलती है वो डेटा मोनेटाइज होता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है, डेटा मोनेटाइज होता है, डेटा इकट्ठा किया जाता है और अपने उसके प्रोडक्ट को रिफाइन किया जाता है
आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांटेज लेते हो। सर साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर भी है। हम काफी समय से देख रहे हैं कि जो चाइनीज हार्डवेयर है हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में या बाकी जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसके अंदर काफी मात्रा में जो चाइनीज हार्डवेयर है या मेड इन चाइना हार्डवेयर है वो बहुत बड़े पैमाने पे आया है। इनफैक्ट आप जब नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे उस समय भी बहुत सारे ऐसे मामले आए कि जो बग्स जो हैं उन हार्डवेयर के अंदर डिटेक्ट की गई, फिर बाद में उनको रिमूव किया गया, स्टैंडर्डाइज नोटिफाई किए गए स्टैंडर्ड्स। तो ये हार्डवेयर कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और कैसे हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एरियाज को एड्रेस करना होगा? देखिए, ये जो आप जो बता रहे हैं बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ कंपनियां जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं, मोबाइल बनाती हैं, वो कंपनियां जब अपना मोबाइल सेट सप्लाई करती हैं, उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर वो लगाते हैं उसका अपडेट टाइम टू टाइम उसको देती रहती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का है या किसी ऐप का है, वो उसको उसमें उसको सब उसकी अपडेट्स या अपग्रेड्स वो ऑटोमेटिकली उसको देती रहती हैं। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि फोन देती हैं, उसके बाद वो उस सॉफ्टवेयर को जो लगाते हैं उस सॉफ्टवेयर को अपडेट्स या अपग्रेड नहीं करते हैं। इस सॉफ्टवेयर की दुनिया में और साइबर की दुनिया में कुछ 100% सिक्योरिटी नहीं होती। सॉफ्टवेयर जो होता है वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। वो सॉफ्टवेयर जो जिस माहौल में काम करता है उस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की जो है उस माहौल पे बहुत डिपेंड करती है। वो माहौल बहुत असर करता है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जो चाइनीज कंपनी बहुत सी ऐसी हैं जो आपने सिस्टम बेच दिया, उसका अपडेट्स नहीं लिया, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। तो उसमें ये बैकडोर और वायरस केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो कंपनी ऐसी हैं वो तो सरकार का ऑर्डर मानती भी नहीं थी ना। आप उनको कहिए कि हटाइए या आपका इसमें ये मैलिशियस एक्टिविटी नजर आ रही है, वो मानती भी नहीं। उनका कुछ पता भी नहीं था कि कहाँ नोटिस सर्व करें, कहाँ नोटिस उसको रिसीव करवाएं, वो कुछ पता नहीं था, वो जवाब भी नहीं देती थी। ये सब ऐसी कंपनियां थी जो कि कुछ किस्म लॉ एंड ऑर्डर मानती नहीं थी। सर इस समय चाइना के जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स को लेके खतरा हो रहा है। कहीं ना कहीं चीन पर उंगलियां भी उठ रही हैं और इसमें एक बड़ी वजह बताई जा रही है जो चाइना का रिसेंटली 2017 में पास जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है जो इनेबल करता है कि किसी भी चाइनीज कंपनी को जो डेटा है वो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर करना होगा। ये जो इस तरीके के बैकएंड्स हैं ये दुनिया में जो, क्योंकि साइबर को ग्लोबल कॉमन्स भी कहा जाता है, उसके लिए कितना बड़ा खतरा है या एक डिस्ट्रस्ट बनाते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा है। आप डेटा बहुत बड़ा खतरा है देश की सुरक्षा के लिए। मोबाइल फोन में जैसे मैंने विस्तार से बताया, आप जो डेटा ले जा रहे हैं वो सारा चाइनीज गवर्नमेंट को आप डेटा पास कर देते हैं, जो कि दूसरे देश में ये कानून नहीं है। उनको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। मुझे ये मालूम है कि जब मैं डीजी सर्ट था तो मैं अटैक चाइना से आते थे, इनको बताते, चाइना को हम नोटिफाई करते थे, चाइना हमें जवाब ही नहीं देता था, कोई रिस्पांस नहीं आता था। और कभी मीटिंग में हमें मुलाकात में हुई, बता दिया तो वो इग्नोर करते थे, साइडलाइन करते थे उन चीजों को, कोई रिस्पांस नहीं था। जबकि और देशों में ऐसा नहीं है, और देशों में ऐसा नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स हैं और नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो चाइना, उससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। सर जो डेटा आप लेंगे, जो डेटा एक मोबाइल कंपनी लेगी, और एलिगेशन है सब कंपनियां बैकडोर उनसे कनेक्टेड है, तो जो एलिगेशन जो लगे हैं, लेकिन जो लॉ के हिसाब से कनेक्टेड है या नहीं है उसको छोड़ भी दे। लॉ के हिसाब से हर कंपनी को डेटा सरकार को देना है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है कि इंडियंस का डेटा जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया के लोगों का कोई उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ये तो वाकई में काफी चिंता की नहीं। yes, exactly. आप इतने उनके पास ना जुरिस्डिक्शन है, नहीं विनय जी, ना तो उनके पास जुरिस्डिक्शन है, ना उनके पास सोल्यूशन है कि उसको हैंडल करने के लिए। तो सरकार से बात करने का कोई वो रास्ता भी नहीं हो रहा ना। तो फोरम नहीं है जाके उनसे बातचीत किया जाए।
सर, आप इतने लंबे समय तक भारत की साइबर सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर से जुड़े रहे हैं, वो सारी चीजें आपने बनाई हैं जो कि एक साइबर सिक्योरिटी के लिए जरूरी होती है, और ये सिस्टम कितना डायनामिक है ये आपने बताया कि हर समय इसमें एक डायनामिक लड़ाई है, आपको रोज अपने डिफेंसेस को मजबूत करना होगा। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि एबीपी न्यूज का एक कॉमन व्यूअर जो ये आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, और इस 59 ऐप्स के बाद वो थोड़ा-सा परेशान भी है, घबराया भी, उसे पता नहीं है कि ये एप्लीकेशन अभी भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, लेकिन वो क्या करे, क्या न करे। आप उसे क्या टिप देंगे, क्या समझाइश आपकी होगी एक आम व्यूअर के लिए कि उसे साइबर हाइजीन के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ये आपने 2 चीज़ें कही हैं, मैं 2 चीज़ों पे कुछ कहना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के लिए। सरकार ने जो डायरेक्शन दी हैं उसको वो फॉलो करें। जो ऐप सरकार ने बैन की हैं उन ऐप्स को उनको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में डाउनलोड नहीं करना चाहिए, वेदर वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। उनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके उस ऐप्स को, उस कंटेंट को अपने पास नहीं लाना चाहिए। एक तो मैं ये बड़ी कहूँगा, वो राष्ट्रीयता को समझें, राष्ट्रीय गरिमा को समझें, और हम नागरिकों की ड्यूटी है कि सरकार ने जो कदम लिया है वो देश की सुरक्षा के लिए है और हम उसकी सरकार की मदद करें, ठीक है। और सरकार जो फैसला ले उसको हम सपोर्ट करें। इससे इन जो ऐप से कोई किसी की जिंदगी को किसी का कोई काम फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये सब एंटरटेनमेंट जैसी एप्स हैं जो आपको टाइम में करने में रिलैक्स करती हैं या एंटरटेनमेंट करती हैं। तो इससे किसी की जिंदगी को, किसी का ये नहीं कि काम में हर्ज नहीं आने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सरकार का साथ दें, जो सरकार ने ऑर्डर किया है सरकार की बात को सपोर्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, नागरिकों को ये ध्यान देना चाहिए कि सारी ऐप जो हैं ठीक नहीं होती हैं। वो अपने पीछे सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट लाते हैं कि वायरस होता है, और वो वायरस उनके फोन को खराब करता है, उनके जो फोन में सॉफ्टवेयर है उसको खराब करता है और डेटा ले जाता है। तो ये थोड़ा सा एक आपके व्यूअर को ध्यान देना चाहिए। दे मस्ट बी अवेयर, उनको एक अवेयरनेस लानी चाहिए, और आप जैसे चैनल को अवेयरनेस लाने के लिए उनको प्रोग्राम करने चाहिए बीच में कि कैसे आप अपने साइबर एसेट्स को आप सिक्योर करें, कैसे सिक्योर ट्रांजैक्शन करें। वो आपके चैनल का भी फर्क है। क्या आप गवर्नमेंट से ऐसा काम कर सकते हैं, एजेंसी से काम कर सकते हैं। तो ये एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें। और अल्टीमेटली एक है एम, जो देश का एम है, देश सर्वप्रिय है, और अगर नेशनल सिक्योरिटी के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कुछ भी छोड़ना चाहिए। निश्चित रूप से सर, ये देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मोबाइल जिस तरीके से हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है, उस कंपेनियन का भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये सारी चीजें साझा करने के लिए, ये सारी चीजें समझाने के लिए, और बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों को ये जानकारियां शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।